हेलो दोस्तों, द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की 6वीं श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज हम देखेंगे इतिहास के सुनहरे पन्नों में कुछ ऐसे युग होते हैं जो केवल साम्राज्य नहीं बनाते, वे एक पूरी सभ्यता की चेतना को आकार देते हैं। और एक ऐसा ही युग था जिसे हम कहते हैं गुप्त काल। भारत की भूमि जब विद्या, विज्ञान, कला और संस्कृत ने स्वर्णिम ऊंचाइयों को छूना शुरू किया, तब एक कालखंड जन्म ले रहा था जिसे हम आज भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। यह वो समय था जब कालिदास की कलम चलती थी, आर्यभट्ट की गणनाएं ब्रह्मांड के रहस्य खोलती थी और जब नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय ज्ञान की दीपशिखा जला रहे थे। आर ओ जैसे प्रतिष्ठित पद की तैयारी करने वाले युवा योद्धाओं, गुप्त काल को समझना एकमात्र इतिहास नहीं है, बल्कि अपने अतीत की उस जड़ों से जुड़ना है जहां भारत की आत्मा जो है वो ऊर्जा लेती है। तो आइए झांकते हैं उस काल में जहां सत्ता के साथ साथ संस्कार भी थे और जहां युद्ध के साथ साथ यज्ञ भी थे और जहां साम्राज्य के साथ साथ संस्कृत भी थी। गुप्त काल की इस अद्भुत यात्रा पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं गुप्त काल और देखते हैं इसके विस्तृत विवरण को। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गुप्त काल। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं गुप्त काल की। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्र पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। फिर हम इसके शासक की बात करते हैं, श्रीगुप्त, जिनका टाइम पीरियड है 240 से 280 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज के रूप में बताया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की है। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान दिए। हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, ये दोनों अपने आप को महाराज की उपाधि धारण करते थे, मतलब ये अपने आप को महाराज घोषित करते थे या मानते थे कि मैं महाराज हूँ। लेकिन इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज की उपाधि नहीं धारण किए थे, उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। तो शुरू के जो दो शासक मिलेंगे उनकी उपाधि महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाएगी तो महाराज धीराज की उपाधि। ठीक ना। तो श्रीगुप्त हमने देख लिया। आइए घटोत्कच गुप्त को देखते हैं। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये आ गया। अभी मैंने आपको यही बताया था। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया। अब देखिए, प्रश्न ऐसे बनेगा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये आपको बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता है बहुत इजी भी है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। घटोत्कच गुप्त जो है वो गुप्त वंश का प्रथम शासक था। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है वो 319 से 335 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे, वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ये हमने आपको शुरू में बता दिया था, हालांकि ये हाईलाइटेड है पहले से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, यदि आप कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इसी वीडियो में बहुत सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जिसको हम हाईलाइट करते चलेंगे और आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया। तो गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए? तो आपको बता देना है चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि प्रश्न हमेशा व्यवहारिक पूछा जाता है, किताबी भाषा कम रहती है।
तो प्रश्न आ जाएगा कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताना है। फिर देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 335 से 380 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल आप देख ही रहे हैं, ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। तो समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बाद आते हैं। इन दोनों को हमें बहुत विशेष रूप से पढ़ना है, ध्यान दे करके, है ना। तो आइए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और देख लेते हैं। उनके दरबारी कवि हैं हरिशेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत भेजा था। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न ऐसे बन जाएगा, पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इंडिया में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आपको टिक कर देना है, कई सारे विकल्प रहेंगे तो उसमें एक समुद्रगुप्त भी रहेगा, तो समुद्रगुप्त पे टिक कर देना है। फिर देखते हैं समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें 2-3 चीज़ें याद रखना है, जैसे कि उसको जो है कविराज के बारे में भी, कविराज भी उसको लोग कहते थे, और उसको जो है अर्ली हिस्ट्री इंडिया पुस्तक में नेपोलियन कहा गया है, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ें तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 380 से 412 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक के रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन कई सारे रहेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय पे टिक कर देना है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। यह उपाधि इससे पूर्व 5700 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ और मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में शासक चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास भी थे और अमर सिंह भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न। तो ये रत्न हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इस पूरे नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। प्रश्न आ जाता है, अक्सर ये आता भी है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम जानते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रदित्य के भी नाम से जाना जाता था। इसका टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी तक है। उसके मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रदित्य आदि उपाधियां अंकित थीं। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योस शशि कहा गया है। शक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रदित्य को समानार्थी माना गया है। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न आ जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में स्थापित किया गया था या स्थापना हुआ था।
तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, फैक्चुअल है ये, ठीक है, ये अंडरलाइन है। फिर आता है इसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। मथुरा का भग्न प्रतिमा लेख, इस लेख के कुमारगुप्त को विजय राज संवत्सर कहा गया है, संवत्सर कहा गया है। स्कंदगुप्त फिर आते हैं। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड है 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम एवं प्रतापी शासक था। कहोम अभिलेख में विदित होता है कि इसने इस शक्रादित्य को या फिर शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ भी कहा गया। ऐसे प्रश्न आएगा कि किस अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, म्लेच्छ, जिसको आप अपने रीजनल भाषा में मलिच्छ कहते हैं तो वही चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। स्कंदगुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध को पुनर्निर्मित करवाया। वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य का नाम उल्लेख किया, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। ये हाईलाइटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते भी हैं। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखा तथा 466 में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा। अब आते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त। पुरुगुप्त का टाइम पीरियड है 467 से 476 ईस्वी तक। यह कुमारगुप्त का पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आई। फिर आते हैं हम कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 बीसी का उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। फिर आते हैं बुद्धगुप्त। दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजधिराज कहा गया है। बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया। और नरसिंहगुप्त, जिसको हम बलिदत्त भी कहते हैं, यह बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। भीतरी स्तंभ लेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है और नरसिंहगुप्त बौद्ध मता अनुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसु बंधु को शिष्यता ग्रहण की और नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। फिर आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ। यह 510 ईस्वी का है। इस लेख में उसे मित्र गोपराज का उल्लेख मिलता है, जिसकी हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई, जो कि सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो ये प्रश्न आ जाएगा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो जो भानुगुप्त युद्ध करते हुए जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो है वो अग्नि में जल करके आत्महत्या कर लेती हैं, अग्नि में जल के मर जाती हैं। तो वहीं से सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेख मिलता है। फिर आते हैं वैन्यगुप्त। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत गुणोधर यानी कि बांग्लादेश के कोमिल्ला में स्थित है का ताम्रपत्र है, जो कि गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईस्वी का है। कुमारगुप्त तृतीय के बारे में देखते हैं कि नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध का शासक बना और कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और भीतरी एवं नालंदा मुद्रा अभिलेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर के 5वें ताम्र पत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है, जिसकी उपाधियां परम दैवत, परम भट्टारक, महाराज धीराज मिलती है।
के नाम का केवल प्रथम अक्षर कु प्राप्त है, अतः इस शासक को कुमार गुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी है। फिर आते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य और उसके अंतिम शासक थे। ठीक है, ये विष्णुगुप्त तृतीय जो है ये गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, जो संभवतः उसका पुत्र था, जो 550 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य मूलतः छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है गुप्त वंश के अभी तक शासकों के बारे में देख लिया, उनका शासन कैसा था उसके बारे में समझा। अब उनकी हम प्रशासन पद्धति को देखते हैं कि प्रशासन पद्धति कैसी थी। गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराज धीराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किए। गुप्त शासकों की तुलना में सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई राजपथ वंशानुगत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। मतलब कि जो बड़ा होगा सबसे पहले उसको जो है राज्य मिलेगा, ऐसे था। गुप्तकालीन रानियों का परम भट्टारिका, परम भट्टाकाराजी एवं महादेवी जैसे उपाधि दी गई। राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बन जाएगा, है ना, ये प्रश्न बन जाएगा। हाईलाइट का इसमें कहाँ गया भाई? अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा हाईलाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आप नोट डाउन कीजिए कि राज्य द्वारा उपज के चौथे भाग को लेकर के छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। गुप्त वंश में कर के रूप में क्या लिया जाता था? चौथे भाग से लेकर के छठे भाग तक जो उपज होती थी उसको लिया जाता था। ठीक है, गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्टता परिभाषित और पृथक्कृत थे। ठीक, अब आइए देखते हैं गुप्तकालीन समाज। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख वारामिहिर के बृहत संहिता में भी किया गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस काल में वैश्य की सामाजिक दिशा में गिरावट, किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और नारद स्मृतियों में पत्नी एवं पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का भी उल्लेख मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी या फिर आचार्य शब्द आए। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित था। मनु स्मृति में 7 प्रकार के तथा नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्थिति की यदि हम बात करें तो कैसी थी गुप्त काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में यदि हम बात करें तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑब्वियसली कि सारे शासक ब्राह्मण थे, तो आपको वैष्णव धर्म ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। तथा उन्होंने इस राजधर्म को बनाया। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं जो कि ऐरण का विष्णु मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है। स्थित कहाँ पे है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, इसको आप जो है देख लीजिएगा, है ना। और पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेघदूतम कौन लिखे हैं? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, है ना। कुमार संभवम कालिदास। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आता है मिलान करने के लिए। प्रश्न में एक तरफ रचना दिया रहेगा, एक तरफ रचनाकार का नाम, तो आपको मैच करने रहेंगे। इससे भी आपको 1-2 प्रश्न बन जाएंगे, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में यह कितना आगे था। गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण अर्थ आर्यभट्टीय है। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ था। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। तो
आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? धन्वंतरी थे। ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त होता है। ठीक, अब ये रहा जो है गुप्त काल के सारे शासक के बारे में, वहाँ की प्रशासनिक पद्धति, वहाँ की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली, सब चीज़ें हमने आपको बता दिया और आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया। फिर भी अगर कोई समस्या आपको हो रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसका PDF डाउनलोड कीजिए और उसे 2 से 3 बार पढ़िए। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको गुप्त काल से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप हमारे इस वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देख लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप नोट्स ना भी पढ़ेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब आइए हम इसके MCQ को डिस्कस करते हैं, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हम उसको देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे गुप्त काल से संबंधित। देखिए, मिलान करने के लिए आ गया ना। गुप्त शासकों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन करिए, है ना। तो श्रीगुप्त आदिराज कहा जाता था, ये आप जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे, क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों लोग अपने आप को महाराज की उपाधि दिए थे और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराज धीराज के किए थे। तो बी नंबर भी सही है और ए नंबर दोनों भी मैच कर रहा है। तीसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, ये भी ठीक है। कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त, ये भी ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा आंसर बी, ठीक ना। फिर देखते हैं, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। फिर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ये चीज़ें हम आपको बता दिए थे। हरिशेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन जी बैठते थे। वो कवि थे एक। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन से गुप्त शासक के पास दूत भेजा गया था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो घटोत्कच के दरबार में जो है श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, उन्होंने बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना एक राजदूत भेजा था। ये हम लोग जब घटोत्कच के बारे में पढ़ रहे थे तो देखे थे, है ना। फिर आता है, इतिहासकार VA स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वो आप जानते ही हैं। आइए देखते हैं अब आगे। कालिदास तथा अमर सिंह जैसे विद्वान किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये मैंने आपको वहाँ ही पढ़ाया। इसमें 4 विकल्प हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो किसके शासनकाल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कालिदास और अमर सिंह रहते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप मिलाइए। इसमें आ गया हरिशेन कवि, वारामिहिर खगोल विज्ञान, वारुचि व्याकरण, धन्वंतरी चिकित्सा, है ना। तो इस तरीके से जो है इसमें मैच करने के लिए आया हुआ है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा या आप ऐसे बना लीजिए। देख लेते हैं क्या है। धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद के जो है चिकित्सक थे, धन्वंतरी मैच ही कर रहा है। वररुचि जो है ये व्याकरण के थे, ये भी आपको पता है। वारामिहिर खगोली वैज्ञानिक थे, ये भी आपको पता है। हरिशेन कवि थे, है ना। तो बी नंबर है इसका। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो आपको उसी समय बता दिए थे, रट भी गया होगा आपको। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ था। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। त्रैकूट राजवंश इंद्रदत्त, नाग राजवंश भगवान, हूण राजवंश तोरमाण और शालकायान राजवंश देववर्मन। तो ये चारों जो है सही है, ठीक है। ये राजवंश है, ये उसके संस्थापक हैं। फिर है कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई? अभी आप ऊपर इसको पढ़ के आए हैं, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो शक। कुमारगुप्त के पतन के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? हूणों के आक्रमण का भी एक कारण था, हूणों की घुड़सवारी तथा कुशलता एवं रकाबों का प्रयोग, मालवा नरेश द्वारा गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती। तो ये तीनों थे, तो हमें उपयुक्त सभी को टिक करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, दूसरी तरफ उसके अधिकारी हैं। तो जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी वहाँ का कौन अधिकारी होता था उसके बारे में दिया गया है। तो जैसे देश जो चलाता था उसको हम गोपत्री कहते थे, विषय होता था उसे विषयपति कहते थे, भुक्ति है तो उसे हम उपरिक कहते थे, ग्राम है तो महत्तर कहते थे, है ना। तो ये जो है चार के चारों सही हैं। देखिए ए नंबर। गुप्तकालीन अधिकारी महास विधिवंग ग्राहक किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? तो महाविधि महा महास धिविग्राहक। तो महा शब्द का मतलब ही होता है कि ध्वस्त वस्त करना है बहुत बड़ा। तो युद्ध तथा शांति का प्रधान होता था। ए नंबर। किस गुप्तकालीन राजस्व से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। हलदंड हल पर लगने वाला कर, उदंग अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर, ऊपरी अस्थाई कृषकों से लिए जाने वाला कर। तो उपयुक्त सभी, तीन के तीनों सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फिर आ गया सुमेलित करने के लिए। एक तरफ जो है गुप्तकालीन के अधिकारी हैं, दूसरी तरफ विभाग है। तो विभाग में राजकीय कोप का प्रधान कौन होता था? रणभंडारिक। फिर सेनापति का प्रधान कौन होता था? महाभंडारिकृत। फिर पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो महाबलीधिकृत। फिर उसके बाद सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो दंडपाशिक, है ना। तो इसको जो है आप मैच कर लीजिएगा, हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न की को आप देखिए, सिर्फ स्टैंडर्ड देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इस एमसीक्यू को लाने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब था कि हमने जो पढ़ा उससे हम देखें कि प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसकी हम स्टैंडर्ड को समझें। हालांकि हम पूरे प्राचीन इतिहास का एक एमसीक्यू का वीडियो ही लेकर के आएंगे, मिसलेनियस वीडियो, जिसमें सारे प्राचीन इतिहास कवर हो जाएंगे। वो आपको स्टैंडर्ड और अच्छा रहेगा। हालांकि अब जो हम आपको ये दिखा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और आपको कहाँ कहाँ हमें पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, वो चीज़ें इस प्रश्न को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर हैं? तो ऐरण का विष्णु मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है, तिगवा का कंकाली मंदिर भी विष्णु गुप्तकालीन मंदिर है, और भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मणिनाग का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो गुप्तकालीन का मणिनाग का मंदिर बिहार में है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विषय निम्नलिखित में से क्या है? दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा, अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा, सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा, उदायन व वासदत्ता की प्रेम कथा। तो दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा ही तो है अभिज्ञान शकुंतलम, नाम ही है शकुंतलम। चारुदत्त नाटक के नाटककार निम्नलिखित में से कौन है? भास। भास नामक एक नाटककार हैं, वो चारुदत्त नाटक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में से चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है जिसमें जो है शकराज एक है जो चंद्रगुप्त द्वारा मार दिए जाते हैं, और उसका वध करके ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया जाता है चंद्रगुप्त से। तो ये इसका वर्णन जो है वो देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है उसमें मिलता है। ठीक है, तो हमने जो है अभी हम लोगों ने देखा कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमें ऊपर दिए गए विस्तृत विवरण में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रहिए।